हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चा, आज से हमारी जो मैराथन क्लासेस स्टार्ट हो रही है, तो आज मेरी मैराथन की फर्स्ट क्लास है जिसके अंदर मैं थर्ड बुक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। थर्ड बुक का कैश फ्लो का टॉपिक, ठीक है। तो अब तक जिन बच्चों ने अभी तक की सोच रहे कि यार थोड़ा हो जाएगा बाद में कर लेंगे, लेकिन भैया आप सिर्फ 1 महीना बचा हुआ है, तो अभी सब फटाफट से स्टार्ट कर दो या रिविज़न कर लो। अगर किसी बच्चों को अभी भी कैश फ्लो में डाउट है, कुछ भी है, तो फटाफट से इस मैराथन को ज्वाइन कर सकता है और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा कैश फ्लो का टॉपिक। तो मैं फटाफट से खोल लेता हूँ हमारा। तो हमारा जो चैप्टर है आज का, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब बात आती है कैश फ्लो स्टेटमेंट की ज़रूरत क्या है। देखो, सीधी सी बात है कि अब तक हमने पढ़ा हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, P&L अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना, ये सब चल जाता है। तो कैश फ्लो क्यों ज़रूरत पड़ती है। बट देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टूल्स होते हैं कुछ, जिसके अंदर हमारा एक कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आता है। इससे हमें ये पता लग जाता है कि पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है, और पैसा जो आया और गया उसमें डिफरेंसेस क्या है। तो इसलिए हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट की बनाने की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो आप फटाफट से उनके कुछ डेफिनेशंस लिख लेते हैं, फिर समझते हैं कि कैश फ्लो का मतलब क्या होता है। कैश फ्लो आर, बेटा जो कैश फ्लो होता है वो तो दो ही होते हैं, या तो इनफ्लोज होगा या तो आउटफ्लोज होगा। ये तो बात सीधी सी तुम्हें समझ आ गई कि कैश फ्लो क्या हो सकता है, या तो इनफ्लो होगा या तो आउटफ्लो होगा। बेटा, इनफ्लो का मतलब है पैसा आया, मतलब रिसीट। आउटफ्लो का मतलब पैसा गया, मतलब पेमेंट। फंडा क्लियर। तो कैश फ्लो का मतलब क्या रहा सर। कैश फ्लो का मतलब है पैसे का आना और पैसे का जाना। मतलब पैसा आया कहाँ से, रिसीट, पैसा गया कहाँ, पेमेंट। अब यहाँ पर बात आती, क्या कैश फ्लो में सिर्फ कैश को लेंगे। बेटा, कैश फ्लो का मतलब है कि इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब मैंने यहाँ क्या वर्डिंग जोड़ दी कि कैश फ्लो आर इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मतलब कैश और कैश इक्विवेलेंट आएगा और कैश और कैश इक्विवेलेंट जाएगा। अब कैश तो हमें पता है क्या, जो पैसा हमारे पास है। तो कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, जैसे कि बच्चों बैंक, मतलब चेक हो, डिमांड ड्राफ्ट हो, कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो, और मार्केटेबल सिक्योरिटीज को भी करंट इन्वेस्टमेंट बोला गया। मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट सॉरी, मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ठीक है। तो मतलब बात क्या हुई, कैश फ्लो मतलब आना और जाना किसका, कैश और कैश इक्विवेलेंट, जैसे कि कैश, बैंक, डिमांड ड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ये सब क्या चीज़ें हमारे कैश और कैश इक्विवेलेंट है, ठीक है। अब जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कैश फ्लो। On the basis of cash flow under 3 heads। 3 हेड्स है जिसके अंदर ये कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार होती है। वो कौन कौन से है। पहला है हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तीसरा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये 3 एक्टिविटी के जरिए आपका क्या तैयार होता है, कैश फ्लो की स्टेटमेंट तैयार हो जाती है, ठीक है। इन तीनों एक्टिविटी का मतलब क्या है, ध्यान से समझेंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहता है these activity
आर प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज ऑफ एंटरप्राइज। वो कह रहा है ये एक्टिविटी क्या है, प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी है एंटरप्राइज के लिए, किसको छोड़कर, अदर देन इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। वो कह रहा है इस एक्टिविटी में सारे प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी आएगी, सिर्फ किसको छोड़कर, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग को छोड़कर। मतलब अगर इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग छोड़ देंगे तो वैसे ही ऑपरेटिंग बच गया। अभी थोड़ा सा उसको और एक्सप्लेन करेंगे, पहले इनको समझ लेते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब क्या है, दिस एक्टिविटी आर द एक्विजिशन एंड disposal of fixed asset and other investment। वो कह रहा है ये वो एक्टिविटी है जो एक्विजिशन और डिस्पोजल की बात करता है। बेटा एक्विजिशन का मतलब क्या है, परचेज, और डिस्पोजल का मतलब क्या है, सेल। तो कह रहा है इस एक्टिविटी के अंदर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट और सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट आएंगे, या फिर कोई इन्वेस्टमेंट परचेज कर रहे हैं या फिर कोई इन्वेस्टमेंट सेल कर रहे हैं, वो आ जाती है। ठीक है, सॉरी। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब क्या है, ये क्या चेंज कर देता है आपका, दिस एक्टिविटी रिजल्ट इन चेंज इन द साइज ऑफ कैपिटल। मतलब वो कह रहा है ये एक्टिविटी क्या चेंज करती है, कैपिटल की साइज को चेंज कर देती है। और बेटा दूसरी बात ये है कि इसके अंदर हमें काम करने के लिए फंड इकट्ठा हो जाता है। मतलब हमें फंड तो चाहिए होता है बिजनेस को चलाने के लिए, तो फाइनेंशियल एक्टिविटी फंड इकट्ठा कर सकती है। वो कहां से हो गया, मैं इसके एग्जाम्पल से लिखवा रहा हूं, तीनों में आप बात को समझ जाएंगे। तो समझना, अगर मैं इसकी बात करूं जैसे कि इशू ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स, लोन लिया आपने, लोन टेकन, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, या फिर कोई बैंक लोन का इंटरेस्ट दिया, बैंक लोन, ये सारी बातें यहां पर आ जाएगी। आपने क्या किया, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट या फिर इन्वेस्टमेंट को परचेज किया, सेल किया, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट या फिर इन्वेस्टमेंट किया, या फिर किसी इन्वेस्टमेंट से आपकी कमाई हो रही हो, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इन सबको छोड़कर जो बच गया सारा का सारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आ जाएगा। अब मैं इसके लिए आपको ट्रेडिंग एंड P&L का फंडा समझाऊंगा, जिससे आपको पता लग जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या क्या आ सकता है। वैसे सिंपल सी बात करें, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब क्या है, जो हमारे बिजनेस के ऑपरेशन में देखा जाए। जैसे अगर कोई किसी बंदे की मोमोज की दुकान है, तो मोमोज से वो पैसा कैसे कमाएगा, सेल ऑफ मोमोज। उसे खर्चे क्या होंगे, परचेज ऑफ मोमोज। और मोमोज कोई फिक्स एसेट नहीं है, वो करंट एसेट है। मतलब वो इन चीजों से पैसा कमाता है जो उसका एक्चुअल में नेचर ऑफ बिजनेस है। समझ आ रही मेरी बात, नेचर ऑफ बिजनेस है। या फिर मैं एक और बात बोल सकता हूं कि प्रिंसिपल प्रोड्यूसिंग का मतलब यह है कि वो बिजनेस या वो एक्टिविटी, एक मिनट, एक्टिविटी carried out by the business to earn profit।
जो भी एक्टिविटी है वो क्या करती है, सिर्फ प्रॉफिट कमाने में मदद करती है। जैसे कि कंप्यूटर कंपनी है, वो क्या बनाएगी, कंप्यूटर बनाएगी और कंप्यूटर को बेचेगी, तो वहाँ से उसको पैसा आएगा। तो ये है प्रिंसिपल रेवेन्यू, तुम्हारा प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी। अब डॉक्टर, अगर कोई बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है, अगर उसको पैसा कमाना तो क्या करेगा, ऑपरेशन करेगा या फिर कोई मेडिसिन देगा, तो वो वहाँ से वो पैसा कमाएंगे, तो इसको कहते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब इन्वेस्टिंग का पैसा कमाने का, तुमने कहा एक हम एक्सरे मशीन लेके आ गए, एक्सरे कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है। बेटा वो जो एक्सरे मशीन लेके आया ना, वो इन्वेस्टिंग है, क्योंकि वन टाइम आपने इन्वेस्ट कर दिया, उसको इन्वेस्टिंग का पार्ट चला जाएगा। लेकिन उससे जो इनकम जनरेट हो रही है वो भी क्या आएगा, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, कि आपने एक इन्वेस्टमेंट करा वहां से पैसा आ रहा है, वो ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं रहेगा। बात समझ आ रही धीरे धीरे? तो इन टॉपिक को करते हैं आगे और आगे बढ़ते हैं इसके। अब इन तीनों एक्टिविटी को मिला के क्या बनता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनती है। तो देखते हैं फटाफट से कैश फ्लो स्टेटमेंट की कहानी। मैं इसका पूरा जो पीडीएफ है वो आप लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन से इसका क्या करना, डाउनलोड कर लेना, फिर वहां से आपको क्वेश्चंस करने में भी इजी रहेगा। ठीक है, तो देखेंगे फॉर्मेट। मैं पहले एक सिंपल सी फॉर्मेट की बात करता हूं। कैश फ्लो स्टेटमेंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। बेटा हम इसको तीन हिस्से में करेंगे। जो फर्स्ट है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सेकंड कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, थर्ड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इन तीनों को प्लस करके जो आंसर आएगा, प्लस माइनस कुछ भी करके जो आंसर निकलेगा, उसको बोलेंगे हम नेट कैश, नेट इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो मैं यहां लिख देता हूं सी एंड सी का मतलब क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये मतलब है इसका। हमें क्वेश्चन में गिवन होगा ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो जो भी इसका आंसर होगा उसको हम इससे में ऐड या माइनस कर देंगे, और लास्ट में जो निकलेगा उसको बोलेंगे क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बेटा ये इसका स्मॉल सा एक फॉर्मेट है, लेकिन क्या है, इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इस हेडिंग के अंदर, इस हेडिंग के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और इस हेडिंग के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो हम इसको ख़त्म करेंगे 3 क्लास के अंदर। 3 लेक्चर होंगे हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट के। तो आज जो फर्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और बाकी देखते हैं, टाइम बचेगा तो हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी सीखेंगे। ठीक है, तो मैं पहले इसको करवाता हूँ, इसका मतलब क्या है, इसका फॉर्मेट कैसे बनेगा। ठीक है, उससे पहले हम बनाते हैं ट्रेडिंग P&L, जो मैं आपको बता रहा था। देखते हैं आप लोगों को कितना पता है कि कौन सा ऑपरेटिंग है, कौन सा नॉन ऑपरेटिंग है। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, मान लेते डायरेक्ट एक्सपेंस में वेजेस है, कैरेज इनवर्ड है, और यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया, यहाँ सेल आ गया, यहाँ क्लोजिंग स्टॉक हो गया, यहाँ क्लोज कर दिया, यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, सैलरी, रेंट। अच्छा, उसके बाद हमने लिख दिया यहाँ पर इंटरेस्ट पेड ऑन लोन। अच्छा, डिविडेंड पेड लिख देते हैं, डिविडेंड भी पेड किया हमने। यहाँ पर रेंट रिसीव, और यहाँ पर और क्या लिखना है, इंटरेस्ट रिसीव लिख देते हैं, इंटरेस्ट रिसीव।
और लास्ट में यहाँ पर नेट प्रॉफिट निकलेगा। अब ये बना दिया। अब हमें इसमें से ढूंढना है कौन कौन सा हमारा ऑपरेटिंग के पार्ट है और कौन कौन सा नॉन ऑपरेटिंग का पार्ट है। ध्यान से समझना बच्चों। देखो बेटा, हमारे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो जो लगते हैं नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो जो लगते हैं वो क्या है, हमारा ऑपरेटिंग का पार्ट है। जैसे कि सेल किया, परचेज किया, वेजेस है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है, ये सब क्या है, ऑपरेटिंग पार्ट है। बेटा इसके अंदर रेंट रिसीव, पैसा मिला लेकिन आपका काम तो मोमोज बेचने का, तो रेंट रिसीव हो नहीं सकता। इंटर रिसीव तो ये भी नहीं हो सकता। हम बोलेंगे ये दोनों क्या है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इंटरेस्ट भरा, डिविडेंड पेड करी, ये भी क्या है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। बात समझ आ रही है? तो अगर मैं जीपी में से इसको और इसको माइनस कर दूं तो जो प्रॉफिट निकलेगा उसका नाम होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और उस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इनको प्लस करके माइनस करूं तो निकलेगा नेट प्रॉफिट। बात समझ आई? तो ये है ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग का फंडा। अब यहां पर बात ये आती है कि मैंने इसको अलग क्यों किया। बेटा देखो, जब हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर प्रॉफिट देखेंगे, तो वो ये वाला प्रॉफिट शो करेगा। क्योंकि अभी तक तो हमने देखा है ना कि हमने अलग प्रॉफिट कहीं पर भी नहीं निकाला, हम तो सारा इकट्ठे प्रॉफिट निकाल के रख रहे हैं, नेट प्रॉफिट। तो हमें इसमें से ऑपरेटिंग का पार्ट अलग करना पड़ेगा और नॉन ऑपरेटिंग का पार्ट अलग करना पड़ेगा। ठीक है, आओ देखते हैं, फिर बताता हूं मैं आपको। तो सबसे पहला मेरा क्या था, फर्स्ट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सबसे पहले आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। बेटा आपको एक बात बता दूं, बैलेंस शीट के अंदर जो भी प्रॉफिट गिवन होता है वो प्रॉफिट जो होता है सब कुछ माइनस करने के बाद आता है, मतलब आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम माइनस करने के बाद आता है। लेकिन हमें क्या चाहिए, बिफोर टैक्स। तो मतलब ये साफ पता लग रहा है इस नेट प्रॉफिट के अंदर टैक्स जो है हमें माइनस नहीं करना, लेकिन जो बैलेंस शीट में गिवन होगा वो टैक्स माइनस होके गिवन होगा। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए वर्किंग नोट 1 डाल दूंगा, अभी सॉल्व करेंगे इसको। अब क्या करना है, हमें एडजस्टमेंट करनी है। एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। अब वो कहता है कि अगर आपका जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है, अब देखो इस वाले नेट प्रॉफिट में अभी तक क्या है, कोई भी नॉन ऑपरेटिंग आइटम, इसके अंदर कोई भी टैक्स माइनस नहीं है, तो हम इसको बोल सकते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। वो कह रहा है इसके अंदर आपने सारे ऑपरेटिंग खर्चों को माइनस कर रखा है, नॉन ऑपरेटिंग खर्चों को भी माइनस कर रखा है और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को प्लस कर रखा है। तो बस आपको क्या काम करना है, इस प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग खर्चों को जो माइनस कर रखा है उसको वापस ऐड बैक कर दो, और जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम को आपने प्लस कर रखा है उसको माइनस कर दो। फंडा समझ आ गया? अब फंडे से क्या निकला, तो हमने बोला डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन सर जी चाहे, ये डेप्रिसिएशन क्या चीज है, एक सेकंड। ये जो डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट है, कौन से फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। अब आपको पता है P&L के अंदर डेप्रिसिएशन भी गिवन होता है, पर डेप्रिसिएशन नॉन ऑपरेटिंग नहीं है, ये नॉन कैश है क्योंकि इसमें पैसा खर्च नहीं होता। और हमने यहाँ पर हेडिंग में क्या लिखा है, नॉन कैश है, नॉन ऑपरेटिंग। तो हमने कहा सर आपने इस डेप्रिसिएशन को माइनस किया होगा नेट प्रॉफिट में, तो वापस ऐड बैक कर दीजिए। तो हमने इसको ऐड बैक कर दिया। ऐसे ही एक और पॉइंट
amortization ऑफ गुडविल। इंटेंजिबल एसेट का अगर डेप्रेशन लगा होगा तो उसको भी हम एड बैक कर देंगे। और खर्चे देखो नॉन ऑपरेटिंग, जैसे यहाँ पर इंटरेस्ट पेड है ना, तो हमने यहाँ पर लिख दिया इंटरेस्ट पेड, तो मैं ऐसा लिख देता हूँ, इसको पूरा लिख देता हूँ, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर या फिर लोन का इंटरेस्ट हो, ये खर्चा है। प्लस कर देंगे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, आपने कोई फिक्स एसेट बेचा होगा उसको लॉस हुआ तो इसको भी आपको क्या करना है, एड बैक करना है, क्योंकि ये क्या है, नॉन ऑपरेटिंग है। माइनस कर देंगे अब नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जैसे कि हमने यहाँ पर करा था रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, तो यहाँ कर देंगे रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव। अगर मैंने कहीं पैसा किसी को लोन दिया तो वहाँ से मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, या फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑन फिक्स एसेट को भी मेरे को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमने यहाँ पर प्लस कर रखा होगा अगर गिवन होगा तो, वरना यहाँ माइनस कर देंगे। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो ये सारी चीज़ें एडजस्ट करने के बाद मेरा क्या निकल गया, तो मतलब मैंने इन सबको वापस, इसको जो माइनस कर रखा था वापस ऐड कर दिया, मतलब ये खत्म हो गए, और इनको प्लस कर रखा था इनको माइनस कर दिया, ये भी खत्म हो गए। तो मेरा आंसर अब नेट प्रॉफिट नहीं बचा, मेरा आंसर क्या बचा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, हेडिंग मेरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ओके, तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आपका निकल के आ गया। अब वर्किंग कैपिटल से पहले का प्रॉफिट निकला, अब मुझे वर्किंग कैपिटल को भी ठीक करना पड़ेगा, तो आइए फटाफट से आगे देखते हैं हम। अब इंक्रीज इन करंट एसेट, अब मुझे बताओ अगर कोई करंट एसेट आपके पास बढ़ जाए तो पैसा आएगा कि जाएगा, इसको सोचना याद रखना। स्टॉक हमारा करंट एसेट है, हमने परचेज कर लिया तो पैसा चला गया, तो मतलब अगर करंट एसेट बढ़ेगा तो माइनस कर देंगे, करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो लोन ले लिया प्लस कर देंगे, करंट एसेट माइनस हो गया मतलब सामान बेच दिया तो पैसे आ गए, और लायबिलिटी की पेमेंट कर दी तो मतलब पैसा चला गया, माइनस कर देंगे। इन सबको प्लस माइनस करने के बाद जो बचेगा उसका नाम देंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। यहां तक निकल गया। अच्छा, अब करेंगे टैक्स पेड, माइनस कर देंगे, तो लास्ट में प्लस कर देंगे रिफंड ऑफ टैक्स, अगर टैक्स का रिफंड आया, रिफंडेड टैक्स, इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर दो चीज़ें और है, वो जब क्वेश्चन कंप्लीट करें तब देखेंगे। और लास्ट में यहाँ लिख देंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ओके बच्चों, तो ये मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पूरा फॉर्मेट है, लेकिन अभी मेरा वर्किंग नोट 1 रहता है। अब वर्किंग नोट 1 को समझना, मेरे पास गिवन क्या है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें टैक्स को वापस ऐड कर दूंगा। अगर टैक्स वापस करूंगा तो क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो जाएगा। सिंपल सी बात, यही तो होता है, लेकिन इसके अंदर कुछ ज़्यादा है, वो देखते हैं क्या क्या है। तो जो बैलेंस शीट में गिवन होगा आपको 2 साल का प्रॉफिट गिवन होगा, तो वहां क्या लिखोगे, क्लोजिंग सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, माइनस कर देंगे ओपनिंग सरप्लस दैट इज सेव। अब जो निकल के आएगा उसमें क्या करोगे, प्लस ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व।
प्लस कर देंगे, कैसे निकलेगा, क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस निकाल देंगे, प्लस कर देंगे प्रोविज़न फॉर टैक्स, वो भी कौन सा, मेड ड्यूरिंग CY लिख रहा हूँ करंट ईयर के लिए, प्लस कर देंगे प्रपोज्ड या फिर फाइनल डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। यहाँ पर क्या लिखा है, जितना भी इस साल हमने टैक्स दे डिविडेंड दे दिया होगा उसको माइनस कर देंगे, प्लस इंटरिम डिविडेंड पेड, जितना भी इंटरिम डिविडेंड पेड होगा वो लिख देंगे, प्लस लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक। बेटा इसको बोलते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, अगर अर्थक्वेक से घाटा हुआ तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम हो गया, माइनस कर देंगे टैक्स रिफंड अगर रिफंड आया तो, और लास्ट में माइनस कर देंगे कंपनसेशन, कंपनसेशन फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, मतलब इस अर्थक्वेक की वजह से इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा दे दिया, जो भी बच्चा माइनस करके जो लास्ट में आंसर आएगा इसको उठा के हम अपने इधर लिख लेंगे। समझ आ गई, ये जो पूरा फॉर्मेट था ये था कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट, ठीक है। तो अब हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, हम इसमें जो क्वेश्चंस है उसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे 2-3 पार्ट में। तो सबसे पहले मैं आपको समझा रहा हूँ कि प्रोविजन फॉर टैक्स जो हमने वर्डिंग यहाँ लिखी इसके ऊपर कुछ कहानी है। देखो यहाँ लिखा है मेड, यहाँ लिखा है पेड, तो ऐसे डिफरेंस क्यों है, किस लिए, उसको हम देखेंगे क्वेश्चंस के जरिए, ठीक है। तो बच्चों आप फटाफट से हम क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ से मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इसके PDF आपके उसके अंदर डिस्क्रिप्शन में गिवन होगी, तो आप लोग डाउनलोड कर लेना। तो इलस्ट्रेशन 1 क्या कहता है, फॉलोइंग रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, पार्टिकुलर में नोट नंबर 31 मार्च और 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2019 दे रखा है। इक्विटी एंड लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर टैक्स, आपका प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन है, लास्ट ईयर का 50, करंट ईयर का 70, और द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड ड्यूरिंग 2018-19 40,000 रुपये, कह रहा है इस साल आपने 40,000 रुपये का टैक्स भरा है। तो हाउ वुड यू डील विद दिस आइटम प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे तो किस तरह से डील करोगे, और आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर, देख रहे हो आफ्टर टैक्सेशन गिवन है 80,000 रुपये का, ठीक है। ठीक है, ध्यान से सुनना, मैं आपको यहाँ पर प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना सिखाता हूँ। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, बेटा ये क्या है, लायबिलिटी है, और लायबिलिटी बेटा हमेशा स्टार्ट होती है क्रेडिट साइड से, दिस साइड से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस BD टू बैलेंस CD, ठीक है। मान लेते हैं कि पिछले साल का यहाँ पर मान क्या लेना, यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन क्या है, सॉरी लास्ट ईयर 50,000 है, करंट ईयर 70,000 है। तो लास्ट ईयर हमने लिख दिया 50,000, करंट ईयर 70,000। तो इसका आपको सीखने के लिए क्या है, लास्ट ईयर मैं लिख देता हूँ, लास्ट ईयर का जो भी होगा उससे इस साल पे कर देना, और करंट ईयर का जो भी होगा उससे इस साल मेड कर देना, करंट ईयर मेड। जो मेड वाला है वो नेट प्रॉफिट में जाके प्लस हो जाएगा, और जो पेड वाला है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाके माइनस हो जाएगा, बस दैट्स इट। तो हमें सिंपल से क्या लग गया, टू बैंक या कैश 50,000 रुपये, बाय P&L 70,000 रुपये। देखो बेटा यही बनाना, सिंपल सी बात, लास्ट ईयर पे कर दिया 50, दोनों तरफ 1/20 के लिए इसको माइनस करके निकाला तो बैलेंसिंग फिगर 70 आ गया। क्लियर पॉइंट, ये प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट होता है। अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो आप लोग बना सकते हो। अब मैंने क्यों बनवाया, ध्यान से समझना, अभी तो यही है, लास्ट ईयर पेड, करंट ईयर मेड। अगर तुम्हें नहीं भी बनाना, देखो ध्यान से, मैंने यहाँ लिखा है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग करंट ईयर। करंट ईयर में जो है उसको यहाँ लिख देना इसके अमाउंट के सामने। बेटा यहाँ पर करंट ईयर में कितना है, 70,000 है ना, 70,000 उठा के लिख देंगे, आंसर खत्म हो जाता है। या फिर जो मैंने बनाया है अभी 70,000 उठा के हमने बनाया P&L में, 70,000 उठा के लिख देंगे।
लेकिन कभी कभार ये बातें बदल जाती है। कैसे बदल जाती है उस बात को ध्यान से समझना। कहता है पेड जो है ना वो 40,000 की है, मतलब थे 50 भरे 40, तो कहानी बदल गई ना अब। तो अगर हम भरते हैं 40,000 रुपये तो क्रिएट कितना करेंगे आप? अब क्रिएट करेंगे 60,000 रुपये। आगे बात चेंज होगी। तो अकाउंट बनाने का ये फ़ायदा है। तो अकाउंट बना ले जिससे मुझे पता लग गया कि अच्छा नेट प्रॉफिट में 60,000 रुपये प्लस होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे कंप्लीट करेंगे? हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। छोटा क्वेश्चन है इसलिए यही कर रहा हूँ। इसमें प्लस कर दिया हमने टैक्स का पार्ट, वो भी कौन सा? प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को ही हम क्या मान सकते हैं, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट तो कुछ हो नहीं सकता। तो यहाँ पर लिख देते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। ये बीच में कुछ है नहीं। अगर इसमें से मैं टैक्स को माइनस कर दूंगा, जो बचेगा वो आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये बात समझ आएगी। आफ्टर कितना है टैक्स, चेक करते हैं क्वेश्चन के अंदर। आफ्टर टैक्स है 80,000 रुपये। तो मैंने बोला भैया 80,000 आफ्टर टैक्स है, लेकिन हमने मेड कितना किया है? 60,000 रुपये। हमने कहा 60,000 रुपये कितना हो गया? 1,40,000 हो गया। तो मतलब ये भी एक 40 हो गया। टैक्स कितना भरा है हमने इस साल? 40,000 रुपये का। तो 40,000 रुपये का टैक्स भरा है तो माइनस कर देंगे, जो बच गया वो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है 1,00,000। समझ आ गई बात? तो बच्चा ये है आपका प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट। इस बेसिस पर आप लोग इसको कर सकते हो कंप्लीट। तो यहाँ पर सीधी सी बात, लास्ट ईयर करंट ईयर, लास्ट ईयर पेड, करंट ईयर मेड। जो करंट ईयर मेड वाला होता है वो P&L में जाके ऐड हो जाता है, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ऐड हो जाता है। और जो करंट ईयर मेड वाला, जो पेड वाला होता है वो जनरेटेड में जाके टैक्स माइनस हो जाता है। तो सिंपल सा फॉर्मेट था। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर होगी बात? आओ, ये था एक टाइप का क्वेश्चन और देखते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अगर आएंगे तो 2 मार्क्स में आएंगे, वरना हो क्या सकता है यही टॉपिक फुल फ्लेज क्वेश्चन के अंदर आ जाए। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ प्राइम होटल 31/2019। ये 31/2019 और 18 का दे रखा है और हमें सिर्फ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालना है। तो मतलब अगर मैं फॉर्मेट पे जाऊँ थोड़ा, देखूँ, हमें क्लोजिंग सरप्लस चाहिए, ओपनिंग सरप्लस चाहिए, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व चाहिए, प्रोविजन फॉर टैक्स चाहिए, प्रपोज डिविडेंड चाहिए, इंटरिम डिविडेंड चाहिए, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक चाहिए, टैक्स रिफंड चाहिए, कंपनसेशन फ्रॉम इन्वेस्टर्स चाहिए। मतलब ये 4-5 आइटम होगी तो हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल जाएगा। आओ, कह रहा है इक्विटी शेयर ओपनिंग 6 लाख था, क्लोजिंग 8 लाख है, कोई दिक्कत नहीं। रिजर्व एंड सरप्लस ओपनिंग 2,20,000 है, क्लोजिंग 3,30,000 है, लेकिन नोट नंबर 1 है। तो मतलब नीचे देखेंगे नोट नंबर 1, सॉरी नोट नंबर 1 कहता है जनरल रिजर्व है लास्ट ईयर का 80, करंट ईयर का ये, और ओपनिंग सरप्लस इतना है, क्लोजिंग सरप्लस इतना है। चलो सरप्लस मिल गया हमें, आगे देखते हैं। शॉर्ट टर्म बोरिंग दे रखी है 55-40, ये भी क्या चीज़ है वो भी चेक करते हैं। शॉर्ट टर्म बोरिंग में नोट 2 बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है बोरिंग के अंदर, हमारा कोई काम का नहीं है। आगे लिख रखा है ट्रेड पेबल, ये भी काम का नहीं है। अदर करंट लायबिलिटी भी काम की नहीं। शॉर्ट टर्म प्रोविजन काम का है, क्या होता है देखते हैं। टैक्स गिवन है, क्लियर, और बाकी चीज़ें एसेट की गिवन है। लास्ट में लिखा प्रपोज डिविडेंड पिछले साल का 90,000 था, इस साल का 1 लाख है। ओके, अब यहाँ पर देखना मैंने यहाँ लिखा प्रपोज डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड पेड, जो पेमेंट करी है उसको यहाँ पर लिखना है। क्लियर, शुरू करते हैं अब इसको। तो यहाँ पर मैं कैसे लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले क्या आएगा, क्लोजिंग सरप्लस। हमने क्वेश्चन में देखा लिखा हुआ था क्लोजिंग सरप्लस दैट इज बैलेंस इन
स्टेटमेंट ऑफ P&L मैं शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग यूज़ नहीं करोगे एग्जाम में, मार्क्स कट जाएगा। ओपनिंग सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L। चेक करते कितना है, सरप्लस का बैलेंस है 140 और 2,10,000, तो क्लोजिंग हो गया 2,10,000, ओपनिंग हो गया 140। तो इस साल कितना कमाया, 70,000 रुपये कमा लिया। क्लियर, समझ आएगी यहाँ तक बात। अब नेक्स्ट क्या है, जनरल रिजर्व, और हमारा फॉर्मेट भी क्या कहता है हमें, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो यहाँ क्या करेंगे, प्लस ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना है, पहले था 80 अब 120 हो गए, तो 40,000 रुपये ऐड कर देंगे। अब प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स देखते हैं। कहता क्लोजिंग था 40, ओपनिंग 40 और क्लोजिंग 70, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो अगर आप चाहो तो सीधा करंट ईयर को उठा के लिख सकते हो, जो है हमारा 70,000 रुपये का। अगर आप नहीं चाहते हो तो क्या कर सकते हैं, मैं यहीं पर छोटा सा अकाउंट बना देता हूँ प्रोविजन फॉर टैक्स का लिए। BD 40, CD 70, लास्ट ईयर पेड कैश में लिख देता हूँ 40, और करंट ईयर मेड P&L में देता हूँ 70। तो हमने ये 70 उठा के यहाँ लिख दिया। ठीक है, ये प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट है, जो मैंने पीछे भी फॉर्मेट आपको समझाया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे देखते हैं क्या क्या है। ये हो गया, ये हो गया। प्रपोज डिविडेंड चेक करते हैं है कि नहीं है। लास्ट में लिखा है 90 और 1,00,000, तो हमें चाहिए लास्ट ईयर वाला, क्योंकि यही पेमेंट होती है। अगर नहीं पता तो सेम ये अकाउंट प्रोविजन फॉर टैक्स की तरह प्रपोज डिविडेंड का भी अकाउंट बनता है। ठीक है, समझ आएगी बात। तो मैं बना नहीं रहा हूँ, आपको पता लग गया है। तो यहाँ सीधा लिखेंगे प्रपोज्ड डिविडेंड। करंट ईयर में कितना है, 90,000 रुपये, सॉरी लास्ट ईयर में 90,000 रुपये। या तो ये बोल दो करंट ईयर में जो पेमेंट हुआ है, या तो ये बोल दो जो प्रीवियस ईयर का पेमेंट करना है। तो कितना हो गया, 90,000 रुपये। डन। और कुछ गिवन है क्वेश्चन में? नहीं, क्वेश्चन यहाँ ख़त्म हो गया, हमारा सारा चीज़ हो गई कंप्लीट, और बाकी चीज़ें नहीं मिली, लॉस वॉस कुछ नहीं मिला। तो यहाँ प्लस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो प्लस कर देता हूँ, 1 मिनट। 2,10,000 माइनस 1,40,000 प्लस 40,000 प्लस 70,000 प्लस 9,000, ये हो गया 1,89,000 रुपीज़। ये हमारा क्या आ गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। क्लियर पॉइंट, आपको समझ आ गया मेरे ख्याल से। अब जो आपके पास जो बुक है TS गवाल की, वहाँ पर स्टार्टिंग में ये सब क्वेश्चन दे रखे हैं, आप लोग उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई भी डाउट होगा व्हाट्सअप कर सकते हो मुझे आप, जब मर्जी। ओके, मैंने यहाँ शायद कैलकुलेशन गलत कर दी बेटा, 1 मिनट रुक जाओ। 70, 40, 70 और 90, सॉरी बेटा, ये 2 लाख, मैंने इसको 9,000 ले लिया गलती से, ये 2,70,000 होगा। इसको करेक्ट कर लेना। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ, इलस्ट्रेशन नंबर 3 पर।